हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूलाज। तो इसमें हमने जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर कवर किए हैं उन सभी के फॉर्मूले आज मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब क्लियर करा दिए जाएँ। तो आज मैं आपको वन शॉर्ट वीडियो में फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूला करवाने वाली हूँ। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए होगी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो सभी भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाएँ। तो आगे चलते हैं और करते हैं चैप्टर वाइज अपने फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। यहाँ पर हमारे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सारे फार्मूलाज कवर होंगे। तो इन सब फार्मूलाज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बाद में ये सारे एग्जाम से एक रात पहले अच्छे से पढ़कर जाएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगी आपके सारे फार्मूलाज की। तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आपके लिए बहुत ही ईजी होगा हर न्यूमेरिकल को टैकल करना। सो सभी फार्मूलाज अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारे फार्मूलाज मैंने चैप्टर वाइज कराए हैं तो यहाँ पर आपको सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब आपको जीडीपी एट एफसी निकालना है और जीडीपी एट एमपी आपको पता है, तो इसमें जीडीपी तो कॉमन है, बस चेंज क्या है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। मैंने आपको 5 गोल्डन पॉइंट्स करवाए थे, उसमें बताया था कि जब फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस पे जाना होता है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं, NIT। देखिए ये हैं हमारे गोल्डन पॉइंट्स। नेशनल इनकम इक्वल है डोमेस्टिक इनकम के प्लस NFI है, क्योंकि नेशनल इनकम बड़ा है, डोमेस्टिक इनकम छोटा है, तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होती है नेशनल इनकम में। जब हमें ग्रॉस निकालना होता है तो नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं और जब हमें नेट निकालना होता है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। वहीं मार्केट प्राइस निकालना होता है तो फैक्टर कॉस्ट में NIT को ऐड करते हैं। NIT हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जिसमें IT यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होती हैं। क्लियर। तो मार्केट प्राइस जब निकालना होता है तो फैक्टर कॉस्ट में NIT ऐड होगा और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो NIT माइनस होगा। तो इसलिए ये हमारे गोल्डन पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब हमें जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी ये सब निकालने होते हैं तो ये सारी कन्वर्जन्स काम आती है। तो ये गोल्डन पॉइंट्स अच्छे से याद होंगे तो जो फार्मूलाज आपके हैं नेशनल इनकम के वो आपको ईजिली कवर हो जाएंगे। तो जीडीपी सेम, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का डिफरेंस है, तो गोल्डन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग NIT हमारी माइनस हो जाएगी, क्योंकि मार्केट प्राइस बड़ा है तो उसमें से NIT माइनस करेंगे तब हम फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचेंगे। वहीं हमें NDP एट MP निकालना है और GDP एट MP निकालना है, तो नेट और ग्रॉस का डिफरेंस है। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, तो जब हमें नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन ग्रॉस में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सारे फॉर्मूलेज हैं जिसमें NDP एट FC, GNP एट MP, GNP एट FC, NNP एट MP, NNP एट FC ये सब निकालने का तरीका दे रखा है, ठीक है। सो आई होप आप ये सब कवर कर लेंगे। तो इन सब को करने के लिए गोल्डन पॉइंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, उन्हें समझ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सभी फॉर्मूलाज का। देखिए ये फॉर्मूला है डोमेस्टिक इनकम निकालने का, ये प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, लाइक पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए पर्सनल इनकम में से पर्सनल जितने भी टैक्सेस हैं, मिसलेनियस रिसीप्ट्स हैं गवर्नमेंट की, वो सब्ट्रैक्ट होंगी तो हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपको ये सब नहीं दे रखा और पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है और पर्सनल सेविंग्स दे रखे हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तब भी आप डिस्पोजेबल इनकम तक पहुंच जाएंगे। यानी जितने भी हमारा कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर हुआ है और जो भी सेविंग्स है उन सबको ऐड करोगे तो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकल जाएगी। क्लियर। तो सभी फार्मूलाज को पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। आगे चलते हैं। ये है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ पे हमने पर्सनल एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़ लिया था। हमारा बच्चा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, उसमें नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। जितनी भी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होती है नेट, उनमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं तो हम ग्रॉस तक पहुँच जाते हैं। जब हमें ग्रॉस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, राइट। तो यही हमें करना है। जब हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे ग्रॉस तो नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, यही हमारा गोल्डन पॉइंट था। देखिए किस तरीके से गोल्डन पॉइंट्स यहाँ काम आ रहे हैं।
तो इसलिए गोल्डन पॉइंट्स याद कीजिएगा, फिर आपके सारे फॉर्मूलाज जो नेशनल इनकम के हैं वो कवर हो जाएंगे थ्रू दिस गोल्डन पॉइंट्स। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा जो नेशनल इनकम है उसमें हमने 3 फॉर्मूला पढ़े थे। एक हमारा वैल्यू एडेड है, दूसरा हमारा इनकम मेथड है, और लास्ट वन कौन सा है हमारा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो नेशनल इनकम के ये तीनों फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। वैल्यू एडिड का क्या है, इनकम मेथड का क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड का क्या है। कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व दिस न्यूमेरिकल थ्रू इनकम मेथड, थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। तो समीशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ईच अदर। क्लियर, और वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला है VOO वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में वैल्यू एडेड करवाया था, इज इक्वल्स टू VOO माइनस IC वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड IC इज इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, तो इसे याद करने का ये तरीका है, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू VOO माइनस IC। जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है यानी कि VOO वो इक्वल होता है हमारी सेल्स के। क्लियर, एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल के नहीं दे रखा तो आप सेल्स देखेंगे वहाँ पर और चेंज इन स्टॉक निकाल के उन दोनों को ऐड करेंगे तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे। क्लियर, और अगर चेंज इन स्टॉक भी नहीं दे रखा तो वहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो आप चेंज इन स्टॉक भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने सब कुछ दे रखा है यहाँ पर, कैसे भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो आपको सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, और हो सकता है आपको सेल्स डायरेक्ट दे रखी हो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के इक्वल है तो डायरेक्ट आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ जाएगा, जो सेल्स होगी जो भी अमाउंट दे रखा हो लाइक ₹30,000। ठीक है, तो वो आपका VOO होगा यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का एक और फॉर्मूला क्वांटिटी इनटू में प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकालना समझा दिया। अब NNP एट FC निकालना है आपको, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो GDP एट MP आपको दे रखा है। देखिए ग्रॉस से आपको नेट निकालना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर, तो ये सभी फॉर्मूलेज आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड देखिए, GDP एट MP यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालो तो आप इसके थ्रू निकाल लेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालिए कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपको दे रखा होगा, उसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देंगे तो आपका GDFC आ जाएगा यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल ही आएगा। क्लियर, अब देखिए नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए बता रखा है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स आपके निकल जाएंगे। नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, अब नेशनल इनकम निकालनी है आपको एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, तो NNP एट FC सबमिशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर और GDP एट MP। तो जब आपको GDP एट MP दे रखा है और आपको निकालना NNP एट FC है तो ग्रॉस से जब आपको नेट निकालना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो प्लस NFIA, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर, तो इस तरीके से आप नेशनल इनकम निकालेंगे अपने एक्सपेंडिचर मेथड से। अब इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, तो देखिए नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड, NNP एट FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो डिफरेंस किस चीज़ का है, नेशनल एंड डोमेस्टिक का। तो जब डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना होता है, हमें नेशनल निकालना है तो हम NFIA को ऐड कर लेते हैं क्योंकि नेशनल में हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड होती है बट डोमेस्टिक में नहीं होती है, डोमेस्टिक में वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जितनी भी बाहर से की हुई इनकम है हमारी वो ऐड नहीं होती है डोमेस्टिक में। ओके, तो याद कर लेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको करना है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग, वो सारा आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये सब ऐड हो जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया ये आपका। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए
VOO माइनस IC इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज माइनस माइस मिक्स्ड इनकम माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ये सब आपको दे रखा हो तो इस तरीके से निकाल लेंगे, अदरवाइज अगर डायरेक्ट दे रखा है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्लियर। अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम, इन सबको ऐड करके हमारा NDPAT FC निकल जाएगा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करना है, NDPAT FC इज इक्वल्स टू COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस OS में हमने क्या क्या पढ़ा था, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो देखिए रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये हमारा क्या है, OS है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। एंड मिक्स्ड इनकम हमारा जो है वो माइस है, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, क्लियर हुआ। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई हमारी NDPAT FC निकालने की, COE प्लस OS प्लस माइस। तो OS इसलिए लिया क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में जो भी हमारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस वजह से हमने OS लिया और इसे माइस बोला है, मिक्स्ड इनकम। तो इस तरीके से हमने NDPAT FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया। तो इसके साथ हमारे नेशनल इनकम के तीनों मेथड हो गए, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, सब कुछ इसमें करवा दिया, कुछ भी नहीं छूटा है। तो आप अच्छे से अगर ये याद कर लेंगे तो सब कुछ आपके फॉर्मूले नेशनल इनकम के कवर हो जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, जब हमें कांस्टेंट प्राइस निकालना होता है नेशनल इनकम का, तो करंट प्राइस अपॉन में करंट प्राइस इंडेक्स इनटू में 100, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन होगा, आपको पुट करना है, देन आपको इजीली नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस निकाल लेना है। अब देखिए नॉमिनल GDP पूछ सकते हैं आपसे, रियल GDP पूछ सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट GDP डिफ्लेटर, ये आपसे पूछा जाता है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते तो आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि GDP डिफ्लेटर क्या है, एक्सप्लेन विद इट्स फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला आपको वहाँ पर लिखना होगा इसे एक्सप्लेन करके। तो नॉमिनल GDP या GDP एट करंट प्राइस इज इक्वल्स टू रियल GDP इनटू में प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। एंड रियल GDP निकालने के लिए क्या करना है आपको, अगर आपको रियल GDP दे रखा है और आपको नॉमिनल GDP निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर आपको रियल GDP निकालना है, नॉमिनल GDP दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो नॉमिनल GDP अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। क्लियर। और GDP डिफ्लेटर निकालने के लिए नॉमिनल GDP जो होगा आपका अपॉन में रियल GDP इनटू में 100। तो GDP डिफ्लेटर में अगर आपको नॉमिनल या रियल में से कोई भी एक नहीं दिया हुआ या दोनों ही नहीं दिए हुए, तो पहले आप नॉमिनल GDP निकालेंगे, देन आप रियल GDP निकालेंगे, फिर उसे यहाँ पर पुट करेंगे, देन आप GDP डिफ्लेटर निकाल पाएंगे। क्लियर। तो GDP डिफ्लेटर निकालने के लिए आपके पास नॉमिनल GDP और रियल GDP दोनों होने चाहिए, और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, GDP डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल GDP अपॉन में रियल GDP इनटू में 100। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ नेशनल इनकम के हमारे सारे फॉर्मूलाज कवर हो गए हैं। अब हम चलते अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग। उसमें हमने मनी सप्लाई के मेजर्स पढ़े थे, M1, M2, M3, M4। तो M1 में क्या आता है, C प्लस DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD। C इज करेंसी, DD इज डिमांड डिपॉजिट एंड OD इज अदर डिपॉजिट, ठीक है। तो वो हमारा M1 के कंपोनेंट हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आ सकता है, आपसे मनी सप्लाई के मेजर्स पूछे जा सकते हैं, आपसे उसके फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन करिए M1 एंड M2 कंपोनेंट को। क्लियर। तो कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ये सारे कंपल्सरी हैं, आप ये सारे अच्छे से फॉर्मूला याद करके जाइएगा, क्योंकि इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आपका मनी सप्लाई से पूछा जाएगा। तो ये हमारा M1 हो गया। M2, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो पोस्ट ऑफिस से जो भी सेविंग डिपॉजिट है वो हमारी ऐड हो जाएगी, और जो भी हमारा M1 में आ रहा है यानी C प्लस DD प्लस OD वो भी M2 में इंक्लूड हो जाएगा। अब हमें M3 निकालना है, तो M3 निकालने के लिए अगेन M1 ऐड होगा यानी C प्लस DD प्लस OD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, तो ये हमारा M3 आ जाएगा। फिर हमें M4 निकालना है, तो M3 में जो भी आएगा वो सब आएगा M4 के अंदर, यानी कि M1 C प्लस DD प्लस OD अगेन प्लस नेट टाइम डिपॉजिट प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। क्लियर। तो इस तरह हम अपना M4 भी निकाल लेंगे। तो एक बार फॉर्मूला अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। M1 आपके तीनों फॉर्मूलाज में इंक्लूड होगा, यहाँ भी इंक्लूड हो रहा है, यहाँ भी इंक्लूड हो रहा है,
और यहाँ भी इंक्लूड हो रहा है क्योंकि M3 जो है वो M1 को इंक्लूड कर रही है, तो पूरा M3 आ गया, तो ये पूरा M3 आ जाएगा हमारे M4 में। तो ये सारे मेजर्स कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये हमारा मनी मल्टीप्लायर के लिए 1/LRR लीगल रिजर्व रेशियो। अगर क्वेश्चन आता है मनी मल्टीप्लायर का तो आप लीगल रिजर्व रेशियो देखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 1 से। और टोटल क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक आपका आएगा, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर डाला है। जब कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है तो वो इनिशियल डिपॉजिट में 1 में लीगल रिजर्व रेशियो को रखता है, तो उसके थ्रू हम टोटल क्रेडिट क्रिएशन निकाल पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक अच्छे से करके जाइएगा। पूरा प्रोसेस मैंने आपको करा रखा है पहले भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे वेटेज वाला चैप्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं, कंजप्शन फंक्शन पढ़ते हैं, सेविंग फंक्शन पढ़ते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आपको आने चाहिए। तो एग्रीगेट डिमांड में हम क्या क्या पढ़ते हैं? C + I + G + X - M। C जो है वो हमारा कंजप्शन है, I जो है इन्वेस्टमेंट है, G जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एंड X - M हमारी नेट एक्सपोर्ट्स हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, AD = C + I + G + X - M। वो हमारा एग्रीगेट डिमांड हमें निकाल कर देगा। वहीं बात करें एग्रीगेट सप्लाई की, तो एग्रीगेट सप्लाई हमारा कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। जब हमें सप्लाई निकालनी है यानी कि नेशनल इनकम निकालनी है हमारी, तो नेशनल इनकम कैसे जनरेट होती है? जितना भी हमारा कंजप्शन है प्लस सेविंग्स, कंजप्शन प्लस सेविंग्स इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। क्लियर? वही कंजप्शन फंक्शन निकालना है, तो कंजप्शन जो है वो फंक्शन है हमारे इनकम का। जब हम कुछ इनकम अर्न करेंगे तभी तो हम कंजप्शन करेंगे। तो कंजप्शन पॉसिबल ही जब है जब हम कुछ इनकम कर रहे हैं। ठीक है? वैसे ऑटोनोमस कंजप्शन भी होता है, वो सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, बट बेसिकली कंजप्शन जो है वो फंक्शन है इनकम का। ओके, सो C इज कंजप्शन, F इज फंक्शनल रिलेशनशिप एंड Y इज नेशनल इनकम। अब देखिए कंजप्शन की बात हुई है तो हम APC एंड MPC भी यही निकालेंगे, क्योंकि ये होता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है? डिफरेंस क्या है? एवरेज एंड मार्जिनल का। बाकी कंजप्शन जो है वो सिमिलर है। तो जब हम कंजप्शन करते हैं तो किससे करते हैं? इनकम से, क्योंकि अभी हमने बात की जो हमारा कंजप्शन है वो फंक्शन है हमारे इनकम का। राइट? तो C इज इक्वल्स टू F ब्रैकेट में Y इज अवर कंजप्शन फंक्शन। तो जब हमारे को APC निकालना है तो एग्रीगेट कंजप्शन अपॉन में एग्रीगेट इनकम, क्योंकि इनकम में से जो भी कंजप्शन हो रहा है वो हमारा APC हो जाएगा। वहीं मार्जिनल की बात करें तो उसमें हम चेंज को कंसिडर करते हैं। तो जो भी चेंज आ रहा है हमारी कंजप्शन में और जो भी चेंज आ रहा है हमारी इनकम में, वो हमें निकाल के देगा MPC। ठीक है? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालना है आप सभी को समझ आ गया होगा, याद कर लीजिएगा इसे। तो ये तो बात हुई कंजप्शन की। अब बात करते हैं सेविंग फंक्शन की। जब हमें सेविंग का फंक्शन निकालना होता है तो S इज इक्वल्स टू F ब्रैकेट में Y, यानी S जो है वो फंक्शन है इनकम का। जिस तरीके से कंजप्शन फंक्शन है इनकम का, उसी तरीके से सेविंग भी फंक्शन है इनकम का। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा कंजप्शन एंड सेविंग फंक्शन आप सभी को समझ आ गया होगा। तो S जो है वो सेविंग है, F फंक्शनल रिलेशनशिप है और Y जो है हमारा वो नेशनल इनकम है। दिस इज अवर कंजप्शन फंक्शन एंड दिस इज अवर सेविंग फंक्शन। तो अब हमने सेविंग फंक्शन भी समझ लिया, तो सेविंग फंक्शन में भी हमने इनकम की बात की। तो जितना भी हमारा APS है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, उसमें एग्रीगेट सेविंग अपॉन में एग्रीगेट इनकम आएगा। वहीं बात अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी की करते हैं तो उसमें भी हम चेंज देखेंगे कि सेविंग में कितना चेंज आ रहा है और कितना इनकम में चेंज आ रहा है। तो हम निकाल लेंगे हमारा MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब रिलेशनशिप देखते हैं APC एंड APS का। हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों को ऐड करेंगे तो वो इक्वल होगा 1 के। ये मैंने आपको अच्छे से निकाल के भी दिखा रखा है किस तरीके से APC और APS 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है? बट अभी आप ये याद रखिएगा APC और APS का रिलेशन है इक्वल टू 1। वहीं हम बात करें MPC और MPS की, जब MPC और MPS को ऐड करते हैं तो वो भी इक्वल होता है 1 के। क्लियर? कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू 1। आई होप आप सभी को ये सब समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। सभी फॉर्मूलाज हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले कवर करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज करके जाइएगा। अब देखिए वैल्यू है APC APS MPC MPS, यानी कंजप्शन एंड सेविंग्स का एवरेज एंड मार्जिनल दोनों डिफरेंस देखेंगे।
तो नेगेटिव वैल्यू कब होती है, यानी लेस देन जीरो कब होता है? एपीसी जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसमें कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, इसलिए वो नेगेटिव नहीं होता। एपीसी नेवर बी लेस देन जीरो। क्लियर? क्योंकि ऑटोनॉमस कंजप्शन हो रहा है, चाहे इनकम कुछ हो या ना हो, पर ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, कुछ ना कुछ कंजप्शन हर कोई पर्सन करता है। दैट्स व्हाई एपीसी कैन नेवर बी लेस देन जीरो। वहीं बात करें प्रोपेंसिटी टू सेव की, तो ईपीएस कैन बी लेस देन जीरो। और वो जीरो कब हो सकता है? जब कंजप्शन ज्यादा है इनकम से। तो जब कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो क्या हम सेविंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन होती है, वो मैंने आपको समझा दी थी। तो देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसमें भी ये जीरो से कम नहीं होता है। और वहीं बात करें एमपीएस की, तो ये भी जीरो से कम नहीं होता है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी जीरो से कम नहीं होता है। क्लियर? अब जीरो की बात करते हैं, क्या जीरो वैल्यू होती है एपीसी की? तो एपीसी जीरो नहीं होता है, क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी जीरो। वहीं बात करें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की, तो कंजप्शन जब इक्वल हो जाता है इनकम के, तो उस टाइम पे एपीएस हमारा जीरो हो सकता है। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जब कंजप्शन इनकम के इक्वल हो जाता है। वहीं बात करें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, कैन नेवर बी जीरो, वो जीरो नहीं होता है, क्योंकि जितना चेंज सेविंग में हो रहा है उतना इनकम में हो रहा है। तो यानी इनकम में जितना चेंजेस आ रहा है उतने ही सेविंग में चेंज आ रहे हैं, तो कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी जीरो, वो जीरो नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, एपीसी जीरो नहीं होता है कभी भी, ना नेगेटिव होता है। एपीएस जो होता है वो जीरो हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से बाकी के एमपीसी एंड एमपीएस भी पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब एपीसी 1 होता है, हाँ एपीसी 1 होता है। एपीएस होता है, एमपीसी कैन नेवर बी जीरो, एमपीएस कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर समझा रखा है, तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम समझते हैं इक्वेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला होता है ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी ब्रैकेट में वाई। तो ये आपको लर्न करना है। ठीक है, तो सी क्या है यहाँ पर? कंजप्शन। सी बार क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन। बी जो है वो एमपीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई इनकम को। ठीक है, बी याद रखिएगा, बी जो है वो एमपीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि हम कंजप्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं। वहीं हम सेविंग फंक्शन की बात करेंगे, तो सेविंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस 1 माइनस बी ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई वाई। तो एस जो है वो सेविंग है, माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन नेगेटिव सेविंग एट जीरो इनकम लेवल, यानी जब जीरो इनकम लेवल है उस वक्त सेविंग क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। एंड 1 माइनस बी जो है वो एमपीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा ये एमपीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बी है वो एमपीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वाई इनकम को। तो दोनों ही कंजप्शन एंड सेविंग फंक्शन को याद रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपका आता है सेविंग फंक्शन का या कंजप्शन फंक्शन का, तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना होगा। वहां आपको एमपीसी दे रखा होगा, कंजप्शन दे रखा होगा, तो आपको ऑटोनोमस कंजप्शन निकालने को कह सकते हैं। और अगर आपको ऑटोनोमस कंजप्शन एंड एमपीसी दे रखा है तो आपको इनकम निकालने को कह सकते हैं। ठीक है, तो कैसे भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली हर न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। ठीक है, तो लर्न कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इन सबको। अब ये है मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एमईआई निकालने के लिए प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन में सप्लाई प्राइस इनटू में 100। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको याद कर लीजिएगा। अब डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल की 2 अप्रोचेस पढ़ते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हमारे को डिटरमाइन होता है। वहीं अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच देखें, तो जब सेविंग इक्वल होगी इन्वेस्टमेंट के तब इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा ये भी मैं आपको क्लियर करके बता सकती हूँ, बट अभी इतना टाइम नहीं है, तो फिलहाल आप अभी यही याद रखिए, इक्विलिब्रियम लेवल एडी इज इक्वल्स टू एएस पे और एस इज इक्वल्स टू आई पे अचीव होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कई सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बीच में ही बताया जा रही हूँ, तो अच्छे से उन्हें याद करके जाइएगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के लिए चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन आई। तो के जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, वाई जो है वो हमारी इनकम है, एंड चेंज इन आई जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के लिए आप ये तीनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। ठीक है,
हो सकता है आपको क्वेश्चन में एमपीसी दे रखा है तो आप इसके थ्रू निकाल लेंगे, और हो सकता है क्वेश्चन में आपको एमपीएस दे रखा है तो आप इसके थ्रू निकाल लेंगे। तो तीनों तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा रखा है, अगर आपको इसका न्यूमेरिकल देखना है चैनल पर जाके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लेक्चर में देख सकते हैं। ओके, तो देखिए k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और अभी मैंने आपको बताया था MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, राइट। तो जब 1 माइनस MPC है वो MPS के इक्वल ही होगा, तो इसलिए दोनों ही फॉर्मूले वैलिड हैं, k इज इक्वल टू 1/MPS या k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। देखिए मैंने दोनों ही लिख दिए, तो किस वजह से आपका 1 माइनस MPC हुआ MPS के इक्वल, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसलिए दोनों ही आपके फॉर्मूले ठीक है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए कुछ भी दे रखा हो आप तीनों तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है, इज इन्फिनिटी। कब होगा इन्फिनिटी, जब MPC 1 के इक्वल होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1 एंड मल्टीप्लायर बिकम्स इन्फिनिटी। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1 व्हेन MPC इज इक्वल टू 0। तो MPC जब 0 होगा तो मल्टीप्लायर 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो याद रख लीजिएगा मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू 1, ठीक है। और कब MPC जब 1 होगा तो इन्फिनिटी होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू, और MPC 0 होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी। क्लियर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करके जाइएगा। सो डिटर्मिनेशन हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, इसमें मोस्टली आपको इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट डेफिसिट के मेजर्स। तो इसमें हम फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, ये तीनों डेफिसिट करते हैं, और इससे रिलेटेड आपकी मैचिंग आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, कई सारे डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपसे मोस्टली प्राइमरी डेफिसिट पूछ लेते हैं, प्राइमरी डेफिसिट निकालो, क्योंकि उसमें फिस्कल डेफिसिट भी आपको निकालना पड़ता है। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालेंगे, जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर है उसमें से जितनी भी रिसीप्ट्स हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करके, तो आप अपने फिस्कल डेफिसिट को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे टोटल रिसीप्ट से, तो आप इजीली फिस्कल डेफिसिट निकाल लेंगे। और फिस्कल डेफिसिट को फिर प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए यहाँ पर पुट करेंगे माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो भी इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट दे रखा होगा उसको फिस्कल डेफिसिट में से डिडक्ट कर देंगे, तो आप इजीली प्राइमरी डेफिसिट निकाल पाएंगे। क्लियर, फिस्कल डेफिसिट समझ आ गया, जितने एक्सपेंडिचर है उसमें से रिसिप्ट माइनस कर दो, एक्सक्लूड कर दो बोरोइंग्स। रेवेन्यू निकालना है, तो रेवेन्यू में जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर है और जितनी भी रिसीप्ट्स हैं उनको माइनस कर दो, तो रेवेन्यू डेफिसिट निकाल लोगे। और वहीं बात करें प्राइमरी डेफिसिट की, तो आपको फिस्कल डेफिसिट पता होना चाहिए, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपकी मैचिंग भी आ सकती है, तो इन सारे फॉर्मूलोज को याद कर लीजिएगा मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट को, क्योंकि मैचिंग आती है तो आपको पता होना चाहिए किस में से क्या माइनस होना है। और ये याद रखिएगा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो वो किस में होगा, बस फिस्कल डेफिसिट में होगा, एक्सक्लूड करना है बोरोइंग्स को। क्लियर, नेक्स्ट चैप्टर है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या देखते हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो जितना एक्सपोर्ट हुआ है उनमें से इम्पोर्ट को माइनस कर देंगे तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड अपना निकाल लेंगे। वहीं BOP का आपको करंट अकाउंट का पूछ सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट, तो उसमें BOT आपको पता होना चाहिए। उसमें बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स प्लस नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर, उन सबको ऐड करेंगे तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट में आपका BOT आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स आइटम्स एंड नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। और वहीं अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट का आपसे पूछें तो उसमें ऑटोनोमस कैपिटल रिसीप्ट्स आएंगी माइनस ऑटोनोमस कैपिटल पेमेंट्स, ठीक है। तो जितनी भी रिसीप्ट्स होंगी और जितनी भी पेमेंट्स होगी ऑटोनोमस कैपिटल की, वो आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में से आ जाता है तो आप इसके थ्रू इजीली निकाल लेंगे। क्लियर, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड समझ लिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स निकालने के लिए जितनी भी हमारी ऑटोनोमस रिसीप्ट्स हैं उसमें से ऑटोनोमस पेमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट निकाल लेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्लियर। अब डेफिसिट इन BOP, अब डेफिसिट हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो वो कैसे पता लगेगा, जितनी भी हमारी ऑटोनोमस पेमेंट्स हैं और जितनी भी रिसीप्ट्स हैं ऑटोनोमस, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे से, तो हमारा डेफिसिट निकल आएगा BOP का। तो BOP का डेफिसिट निकालने के लिए जितनी भी ऑटोनोमस पेमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करिए ऑटोनोमस रिसीप्ट से। क्लियर,
तो इसी के साथ हमारे कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज सभी फॉर्मूलाज होते हैं कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी आने वाली क्लासेस हैं रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज एंड CUET वो आपको इजीली उन सब के नोटिफिकेशन मिल जाएं, ठीक है। और जब आप इकोनॉमिक्स का एग्जाम देकर आए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपका एग्जाम कैसा गया और आज की जो हमने फॉर्मूला क्लासेस की हैं वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। और ज़्यादा से ज़्यादा आज की वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उन सबको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। सो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।